हेलो नमस्कार। जीवन में प्रयास ऐसे करो जैसे कि आप अपना 100% दे रहे हो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। बिल्कुल, जैसे कि उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से परेशान मन समाधान भी नहीं खोज पाता। शांत होकर देखिए, आपको आपके जीवन की हर समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा अटल विश्वास ही पराक्रम दरअसल हमारी जीत का मूल मंत्र है। बिल्कुल सही कहा अमृता। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और सबसे पहले शुरुआत हर रोज की तरह पराक्रम, जैसा कि अपने दर्शकों को हम हाइलाइट्स बताते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज हेलो इंडिया में। तो जानिए आज के हाइलाइट्स। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही नजर डालेंगे राज्यवार सुर्खियों पर भी। इसके अलावा देखिए इस बच्ची को, बताएंगे इस बच्ची के बारे में, मिलवाएंगे आपको जबलपुर की एक प्रतिभावान बच्ची आद्या तिवारी से, जिसे 700 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक हैं कंठस्थ। हेलो इंडिया में जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास, पन्नेंगे इतिहास के पन्नों को। और शुरुआत करते हैं समाचारों के साथ, और पराक्रम से पहले राष्ट्रीय खबरों से करवाते हैं अपने दर्शकों को रूबरू। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र और कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। इन 16 उम्मीदवारों में से 6 उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य में गोरखपुर शहरी सीट छोड़ने वाले भाजपा के पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों में शामिल हैं। भाजपा ने राज्यसभा से पार्टी के प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा के मौजूदा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने राज्य से 2 महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को भी चुनाव मैदान में उतारा है। दर्शना पार्टी की महिला शाखा की पूर्व प्रमुख हैं, जबकि संगीता गोरखपुर के चौरी चौरा से पार्टी की पूर्व विधायक हैं। पार्टी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार से 2-2 और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा से 1-1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए रविवार को 10 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अजय माकन के साथ ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। पी चिदम्बरम को तमिलनाडु, रमेश को कर्नाटक, माकन को हरियाणा और सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से, विवेक तनखा को मध्य प्रदेश, राजीव शुक्ला और रणजीत रंजन को छत्तीसगढ़, इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। अगले 2 महीनों में राज्यसभा में 55 सीट रिक्त हो रही है। 7 कांग्रेस सदस्य चिदम्बरम, रमेश, अंबिका सोनी, विवेक तनखा, प्रदीप टमटा, कपिल सिब्बल और छाया वर्मा अपने कार्यकाल पूरे करेंगे। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में 1 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक लागत की कई रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 2011 किलोमीटर लंबी और 74,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 रेलवे परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यहां विकास और परस्पर निर्भरता में स्वाभाविक सहयोगी विषय पर एक संगोष्ठी में उन्होंने ये जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर भारी निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा केंद्र सरकार क्षेत्र में कुल 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास कर रही है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के तीसरे दिन रविवार सुबह उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से नवीन शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भोपाल में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विकसित देशों के मुकाबले भारत की बड़ी जनसंख्या और अन्य चुनौतियों के बावजूद हम कोविड महामारी पर नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। यदि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्नत चिकित्सा केंद्र खुलेंगे तो देश के लोगों को लाभ तो होगा ही, साथ ही मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से विदेशी मुद्रा का लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में इलाज बहुत सस्ता है। विदेश से भी यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं, इसलिए भारत को कभी कभी मेडिकल टूरिज्म हब भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट से तुलना करते हुए कहा कि देश के लिए गर्व का विषय है कि इस माह की 5 तारीख को भारत में 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा छू लिया है। यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है। लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बल्लेबाज के शतक को सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में शतक लगाया है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 100 के आंकड़े पर पहुंच गई है। मन की बात के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास सकारात्मक अभियान चलाना चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। उन्होंने श्रद्धालुओं से तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण दिवस के मद्देनजर लोगों से स्वच्छता के साथ वृक्षारोपण का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। शुचिता, साफ सफाई और एक पवित्र वातावरण बनाए रखने का हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें स्वच्छता के संकल्प को याद रखना चाहिए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को मलेशिया को 3-3 से ड्रॉ पर रोक दिया। मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भारत के पास फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। भारतीय टीम ने मुकाबले में 0-2 से पीछे रहने के बाद जोरदार वापसी की है और मलेशिया को ड्रॉ पर रोक दिया। भारत ने इससे पहले सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया था। सुपर 4 में भारत को अब मंगलवार को साउथ कोरिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलना है। और चलिए अब नजर डाल देते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। पंजाब के मानेसा जिले में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि अज्ञात हमलावरों ने अचानक से सिद्धू मूसेवाला पर AK-47 से करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिससे मूसेवाला की मौत हो गई। मूसेवाला पर यह हमला पंजाब सरकार की ओर से सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद हुआ। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने के कुछ देर बाद ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया, जिस पर 7 मैग्नेटिक बम और इतने ही यूबीजीएल ग्रेनेड थे। इस सामग्री में 7 चुंबकीय बम और इतने ही बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर ग्रेनेड मिले हैं। घटना दक्षिण कश्मीर हिमालय में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले हुई है। इस यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बुधवार को राज्य के वकीलों और आशीष मिश्रा ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आशीष मिश्रा के वकील को 2 दिन का प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख आज तक के लिए टाल दी थी।
नरेंद्र मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में एक व्यापक अभियान चलाएगी। इसमें गरीबों का कल्याण और सुशासन को लेकर पार्टी की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इस अभियान में केंद्र और राज्य भाजपा शासित राज्यों के सभी मंत्री और पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। यह अभियान 30 मई से 14 जून तक चलेगा। जनसंपर्क अभियान का विषय रहेगा सुशासन और गरीबों का कल्याण। योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रही है और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में हम सबको एक बार फिर से आगे बढ़ना होगा। तमिलनाडु सरकार ने अफ्रीकी देशों सहित विभिन्न देशों से आए लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें मंकी पॉक्स जैसे लक्षण महसूस हों तो वो इसकी जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को दें। स्वास्थ्य विभाग के सचिव जे राधाकृष्णन ने रविवार को ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र कोविड-19 मामलों का पता लगाने और इनकी रोकथाम में पूरी तरह से सक्षम है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ बिना अनुमति के रैली निकालने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार राणा दंपति ने शनिवार को अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया था, पर रैली निकालने के लिए उनको अनुमति नहीं मिली थी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। निर्धारित समय से 3 दिन पहले केरल में मानसून पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले आईएमडी ने एक पखवाड़े पहले बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात आसनी की मदद से 27 मई को केरल में बारिश की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। माना जा रहा है कि अब मानसून सही गति से आगे बढ़ेगा और देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले विभिन्न राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इससे लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। राजधानी दिल्ली में भी रविवार सुबह कई जगह बारिश हुई। और आइए अब राज्यवार सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। नेपाल में लापता हुए यात्री विमान को लेकर सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले खराब मौसम की वजह से इस सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। आपको बता दें कि 9NAET विमान ने रविवार की सुबह पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर कंट्रोल सिस्टम से उसका संपर्क टूट गया और वो लापता हो गया। इस विमान में 4 भारतीयों सहित करीब 22 लोग सवार थे, जिनकी अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को देश के संविधान में 21वें संशोधन की वकालत की। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों को सीमित करने के साथ शासन में संसद की भूमिका को बढ़ाएगा। श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। वर्तमान में चल रहे संविधान सुधार कार्यक्रम पर एक टेलीविजन पर प्रसारित एक विशेष बयान में विक्रमसिंघे ने कहा कि 21वां संशोधन अभूतपूर्व वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कई मायनों में मदद पहुंचाएगा। मौद्रिक शक्तियों के प्रयोग से संसद को ये अधिकार देने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। ब्राजील के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लगभग 79 लोगों की मौत हो गई और करीब 5000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। स्थानीय नागरिक सुरक्षा के मुताबिक पूर्वोत्तर पेर्नबुको प्रांत की राजधानी रिसीफी सिटी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां बारिश से 79 लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं अलागोस प्रांत में बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रविवार को दोनों देशों के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस भी कोलकाता और ढाका के बीच अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। ये ट्रेन आज कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी की यात्रा करेगी।
मंकी पॉक्स का प्रकोप करीब 20 देशों में देखा गया। यह बीमारी इटली, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। इस बीच मैक्सिकन स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि की, जो राजधानी में पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर 200 हो गए हैं और 20 देशों में ये मामले सामने आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के करीब 100 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की आपूर्ति शुरू कर दी है। यूक्रेन की सेना में इन मिसाइलों के शामिल होने से काला सागर में यूक्रेन की सैन्य ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि यह हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोमीटर वॉरहेड के साथ दुश्मन की युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का बेरेंट्स सागर में सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल ने सफेद सागर में 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की गति 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है ये मिसाइल। इससे पहले रूस ने पिछले साल भी इस मिसाइल की जंगी जहाजों और पनडुब्बियों में सफल परीक्षण किया था। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक चर्च में मची भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। दरअसल चर्च की ओर से शॉप फॉर फ्री चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। अचानक मचे भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ। और आइए खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोवा के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर वहां नए राजभवन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज गिबॉन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर जाएंगे। भारत की ओर से गिबॉन और सेनेगल की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गिबॉन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे। साथ ही व्यापारिक समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाभ जारी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, आज सुबह 10:30 बजे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। इसके अलावा आज राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। साथ ही लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और महिला सशक्तिकरण पर स्थायी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। पराक्रम, आज कुछ खास दिन है और इस दिन को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, विश्वास है, लेकिन अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जो आज का दिन है, यानी कि आज वट सावित्री का व्रत है, उस दिन का विशेष महत्व क्या है? मैं चाहूंगी कुछ आप प्रकाश डालें। अमृता, बिल्कुल, चूंकि भारत त्योहारों की धरती है और अमृता, हर रोज सुबह आने से पहले हम ये देखते हैं कि सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तो आज मैं अपने घर के बाहर देख रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे महिलाएं पूजा कर रही थी। तभी मेरे मन में आया कि आज कुछ ना कुछ तो है, आज कुछ ना कुछ त्योहार है। और जैसा कि अमृता ने जिक्र किया, वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ की पूजा होती है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा इसलिए की जाती है कि प्रकृति का संरक्षण हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है पराक्रम। हमने देखा है कि वट सावित्री का जो व्रत होता है, उसे करते समय हम बड़ के वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग उसकी टहनियों को तोड़कर घर ले आते हैं। शायद वो अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि इन टहनियों से हम घर में पूजा कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि ऐसा करने से आप इस व्रत करने का जो मूल उद्देश्य है, दरअसल वही समाप्त हो जाता है। कैसे, ये आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। आज भले ही पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक रूप से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में वृक्षों की रक्षा करने और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों को देवता कहा गया है। देवता अर्थात देने वाला, जो छांव देता है, ऑक्सीजन देता है,
फल फूल और औषधि देता है, इसलिए हम वृक्षों को पूजते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है वट सावित्री। वो दिन जिस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस मांग लिए थे। इस दिन बड़ को पूजने का विधान है, लेकिन इन दिनों बड़ की टहनियां तोड़कर पूजा करने का चलन चल पड़ा है। डाली कटवाने की परंपरा मुगलों के काल में शुरू हुई, जब हमारी बहन बेटियों का हरण हो जाता था तो घर में ही बहुएं पूजा कर लें, घर में ही माताएं पूजा कर लें, इसलिए वो डाली प्रतीक स्वरूप मंगा लेते थे। लेकिन आज तो 300 साल से ऐसी कोई समस्या नहीं है और हर 1 किलोमीटर के अंदर बट का वृक्ष है, तो बट के वृक्ष पर ही जाके अक्षय सौभाग्य की कामना करें, जिससे वृक्षों को पूजने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। किसी भी व्रत त्योहार को मनाते समय हमें उस त्योहार के उद्देश्य और मनाने के तरीके के महत्व को समझना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो वृक्ष भी बचेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। अमृता, 5 जून को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब ये वो समय है जब हमें प्रकृति के संरक्षण को पहली प्राथमिकता में रखना होगा। और ये जो भारतीय सनातन संस्कृति का जिक्र किया, जिसमें परोपकार की भावना को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है, मतलब सुबह उठते से ही सूर्य को अर्घ, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चींटी को दाना और पौधों को जल, तो ये आप समझिए कि इसके वैज्ञानिक आधार और कारण भी हैं। बिल्कुल पराक्रम, जो हमारा देश है वो प्रकृति का उपासक है, क्योंकि प्रकृति है तभी जीवन है और पर्यावरण दिवस हम मनाने वाले हैं। लेकिन दरअसल ये दिन भी तभी सार्थक होगा जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, उसे खुद से जोड़ेंगे, ना कि उसे तोड़ेंगे। और अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का। इतिहास के पन्ने अमृता हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको इतिहास के पन्ने की जानकारी देंगे। तब तक अमृता हम हमारी चाय पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। अपने कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे उन खास कार्यक्रमों की झलकियां जो हो रहे हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो देखिए क्या कुछ रहा बीते हफ्ते खास, मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अमृता, अब हम क्या दिखाने वाले हैं दर्शकों को? अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे इतिहास, यानी कि हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे कि 30 मई का दिन क्या है खास और इससे जुड़ी घटनाएं कौन सी हैं जो आप जरूर जानना चाहेंगे। 30 मई वर्ष 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव का रुख किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रह रहे इस क्षेत्र को पुनः अपनी सीमा में मिला लिया। ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्ष 1987 में गोवा नया राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। 30 मई वर्ष 1606 में गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। ये सिख धर्म की गुरु परंपरा के 5वें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज और शांति पुंज थे। उन्होंने ही सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु की ही है। यह इनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणिकारों की वाणियां बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। और इतिहास के बाद अब बात है पॉजिटिव न्यूज़ की। हमारा मकसद सकारात्मक न्यूज़ का आपको बताने का ये है ताकि हम आपको एक ऐसी प्रेरणा भरी खबर दे सकें जिससे कि हम सभी कुछ सीख ले सकें। और ये जो पॉजिटिव स्टोरी है अमृता, ये जबलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली 6 साल की मासूम लेकिन बेहद प्रतिभावान बच्ची आद्या तिवारी के बारे में है।
आद्या के बारे में हम आपको बताएं कि उम्र छोटी है लेकिन काम जो है वो बहुत बड़े हैं। छोटी सी उम्र में 700 से ज़्यादा, जी हाँ आपने सही सुना, 700 से ज़्यादा संस्कृत के जो श्लोक हैं उसने उसे कंठस्थ कर लिया है, यानी कि पूरी तरह से याद कर लिया है। पराक्रम वो हर रोज़ इसका पाठ करती हैं और बड़ों बड़ों को मात देती हैं। और इतना ही नहीं, आद्या तिवारी ने रामायण, महाभारत और गीता जैसे पुराणों के श्लोक भी याद किए हैं। इसके अलावा कई वाद्य यंत्रों को बजाने में भी वो पूरी तरह से दक्ष है। नागेन्द्रहारा ये त्रिलोचनाय भस्मांगरागा य महेश्वराय नित्याय सुधा य दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत जबलपुर में रहने वाली 6 साल की बच्ची पर बिल्कुल फिट बैठती है। मिलिए आद्या तिवारी से, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इसकी प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बच्ची को इतनी छोटी सी उम्र में 700 से ज्यादा श्लोक कंठस्थ हैं। आद्या के पिता पुजारी हैं और इसका बचपन अपने पिता के श्लोक का पाठ और भजन सुनने में बीता है। यही वजह है कि आद्या को तमाम श्लोक अच्छी तरह से याद हैं और आद्या इसे बेहद खूबसूरती से सुनाती है। मैं रोज पिताजी के साथ नित्य पाठ करती हूँ, उससे मैं सीखती हूँ। मैं पाठ करती हूँ तो वो भी सीखते हैं। पिता के मुताबिक आद्या को श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत जैसे सनातन ग्रंथों के श्लोक मुंह जुबानी याद हैं, जिनका ये अपने पिता के साथ नित्य पाठ भी किया करती है। जैसे अभी 700 मंत्र इसको याद हैं तो 20 मिनट करेगी, फिर जब थक जाएगी तो थोड़ी देर पानी पीने के लिए चली जाएगी, जब तक मैं अपना और दूसरा पाठ करूँगा। और फिर जो पाठ से नहीं आते या जो मंत्र नहीं आते तो वो फिर मैं साथ में फिर कराता हूँ। नहीं, देख करके तो ये नहीं समझ पाती कि क्या लिखा है, केवल जो है तो ये श्रवण से सुन करके ये सीखती है। जिस उम्र में बच्चों की समझ विकसित होती है, उस उम्र में आद्या ने विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित कर दी है। आद्या को वाद्य यंत्र बजाने में भी निपुणता हासिल है। आद्या बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। क्या बात है, ये एक विशेष प्रतिभा है पराक्रम। इतनी छोटी सी बच्ची 7 साल की उम्र में 700 श्लोक, और जैसा कि उनके पिता ने बताया कि पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ होती है लिखी हुई। सिर्फ सुन के ही उन्होंने इतना याद कर बिल्कुल। लिया। आप जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर की 7 साल की बच्ची 700 से ज्यादा श्लोक कंठस्थ हैं। गीता, रामायण और ना जाने कितनी ज्ञान की बातें उसे याद है। और देखिए, वो पढ़ नहीं पाती, जैसा कि अमृता ने जिक्र किया। तो आप यदि कोशिश करें, और यहाँ पर मुझे लगता है अमृता, अभिभावकों की भी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं हेलो इंडिया में आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तो आपको हम देते ही हैं हर रोज़, लेकिन आप आपको बताना चाहेंगे कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सनसेट टीवी का जो ट्विटर, इंस्टा हैंडल है, उस पर भी सनसेट टीवी उपलब्ध है। आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिक्रियाएं दरअसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि हम अपने कंटेंट को आपके अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार और निखार सकें, संवार सकें। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान की आई तस्वीरों के साथ। जी हाँ, आज सोमवती अमावस्या है और इस अवसर पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। साथ ही गंगा स्नान आपने कर लिया तो क्या बात है। हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन्होंने गंगा में स्नान किया है। आपको इन सुंदर तस्वीरों के साथ हम छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।